आज की कहानी है अनुभव, जिसे लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने। मुंशी जी की लिखी ये कहानी आपको एक बहुत विशेष अनुभव कराने वाली है। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी अनुभव। पति को 1 साल की सजा हो गई और अपराध सिर्फ इतना था कि 3 दिन पहले जेठ की तपती दोपहरी में उन्होंने देश के कई सेवकों का शरबत पान से सत्कार किया था। मैं उस वक्त अदालत में खड़ी थी। कमरे के बाहर सारे नगर की राजनीतिक चेतना किसी कैद जानवर की तरह खड़ी चिल्ला रही थी। मेरे पति हथकड़ियों से जकड़े हुए लाए गए। चारों ओर सन्नाटा छा गया। मेरे अंदर हाहाकार मचा हुआ था, मानो जान निकली जा रही हो। घमंड की लहरें सी उठ उठकर पूरे शरीर को हिला देती थी। ओह, इतना गर्व मुझे कभी नहीं हुआ था। वो अदालत, कुर्सी पर बैठा हुआ अंग्रेज अफसर, लाल जरीदार पगड़ियां बांधे हुए पुलिस के कर्मचारी, सब मेरी आंखों में छोटे जान पड़ते थे। बार बार जी में आता था दौड़कर पति के पैरों से लिपट जाऊं और उसी हालत में मर जाऊं। कितनी शांत, अविचलित, तेज और स्वाभिमान से चमकती मूर्ति थी। अफसोस, उदासी या दुख की छाया भी न थी। नहीं, उन होठों पर एक फुर्ती से भरी हुई सुंदर, तेज भरी मुस्कान थी। इस अपराध के लिए 1 साल की जेल? वाह रे इंसाफ, तेरी बलिहारी है। मैं ऐसे 1000 अपराध करने को तैयार थी। पति ने चलते समय एक बार मेरी ओर देखा, थोड़ा मुस्कुराए, फिर उनका चेहरा कठोर हो गया। अदालत से लौटकर मैंने 5 रुपए की मिठाई मंगवाई और स्वयं सेवकों को बुलाकर खिलाया। शाम के समय में पहली बार कांग्रेस के जलसे में शामिल हुई। शामिल ही नहीं हुई, मंच पर जाकर बोली और सत्याग्रह की कसम ले ली। मेरी आत्मा में इतनी ताकत कहां से आ गई, कह नहीं सकती। सब लुट जाने के बाद फिर किसका शक और किसका डर? भगवान बड़ी से बड़ी चोट से भी अब मेरा क्या बुरा कर सकते थे? दूसरे दिन मैंने 2 तार भेजे, एक पिताजी को, दूसरा ससुर जी को। ससुर जी पेंशन पाते थे, पिताजी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में अच्छे पद पर थे। पर सारा दिन गुजर गया, तार का जवाब न आया। दूसरे दिन भी कोई जवाब नहीं। तीसरे दिन दोनों महाशय की चिट्ठी आई। दोनों आपे से बाहर थे। ससुर जी ने लिखा, उम्मीद थी कि तुम लोग बुढ़ापे में मेरा पालन करोगे। तुमने उस उम्मीद पर पानी फेर दिया। अब क्या चाहती हो? मैं भीख मांगूं? मैं सरकार से पेंशन पाता हूं। तुम्हें सहारा देकर अपनी पेंशन से हाथ नहीं धो सकता। पिताजी के शब्द इतने कठोर न थे, पर भाव लगभग ऐसा ही था। इसी साल उन्हें ग्रेड मिलने वाला था। वो मुझे बुलाएंगे तो मुमकिन है ग्रेड से हाथ धोना पड़े। हाँ, वो बातों से मेरी मदद करने को तैयार थे। मैंने दोनों चिट्ठी फाड़कर फेंक दी और उन्हें कोई चिट्ठी ना लिखी। हाय स्वार्थ, तेरी माया कितनी ताकतवर है। अपने ही पिता सिर्फ स्वार्थ में बाधा पड़ने के डर से लड़की की तरफ से इतने बेरहम हो जाएं। अपना ससुर अपनी बहू की ओर से मुंह फेर ले। मगर अभी मेरी उम्र ही क्या है? अभी तो सारी दुनिया देखने को पड़ी है। अब तक मैं अपने बारे में बेफिक्र थी, लेकिन अब ये नई चिंता सवार हुई। इस खाली घर में बेसहारा, बिना किसी के कैसे रहूंगी? मगर जाऊंगी कहां? अगर कोई आदमी होती तो कांग्रेस के आश्रम में चली जाती या कोई मजदूरी कर लेती। मेरे पैरों में औरत होने की बेड़ियां पड़ी हुई थीं। अपनी रक्षा की इतनी चिंता न थी जितनी अपनी इज्जत की रक्षा की थी। अपनी जान की फिक्र न थी, पर इज्जत की ओर किसी की आंख भी न उठनी चाहिए। किसी की आहट पाकर मैंने नीचे देखा। 2 आदमी खड़े थे। जी में आया,
पूछूं तुम कौन हो, यहाँ क्यों खड़े हो, मगर फिर ख्याल आया ये मुझे पूछने का क्या हक। आम रास्ता है, जिसका जी चाहे खड़ा हो। पर मुझे खटका हो गया। उस शक को किसी तरह दिल से न निकाल सकती थी। वो एक चिंगारी की तरह दिल के अंदर समा गई थी। गर्मी से शरीर जला जाता था, पर मैंने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। घर में एक बड़ा सा चाकू था, उसे निकालकर सिरहाने रख लिया। वो शक सामने बैठा घूरता हुआ मालूम होता था। किसी ने पुकारा, मेरे रोए खड़े हो गए। मैंने दरवाजे से कान लगाया, कोई मेरी कुंडी खटखटा रहा था। दिल धक धक करने लगा, वही दोनों बदमाश होंगे, क्यों कुंडी खटखटा रहे हैं, मुझसे क्या काम है। मुझे झुंझलाहट आ गई। मैंने दरवाजा खोला और छत पर खड़ी होकर जोर से बोली, कौन कुंडी खटखटा रहा है। आवाज सुनकर मेरा शक शांत हो गया। कितना ढाढ़स हो गया। ये बाबू ज्ञानचंद थे। मेरे पति के दोस्तों में इनसे ज्यादा अच्छा इंसान दूसरा नहीं है। मैंने नीचे जाकर दरवाजा खोल दिया। देखा तो एक औरत भी थी। वो मिसेस ज्ञानचंद थी। वो मुझसे बड़ी थी। पहली बार मेरे घर आई थी। मैंने उनके पैर छुए। हमारे वहां दोस्ती आदमियों तक ही रहती है, औरतों तक जाने नहीं पाती। दोनों लोग ऊपर आए। ज्ञान बाबू स्कूल में एक बड़े मास्टर हैं, बड़े ही दयालु, विद्वान, अच्छे। पर आज मुझे मालूम हुआ कि उनका साथ देने वाली उनकी औरत है। वो मोटे शरीर की प्रतिभाशाली औरत थी। चेहरे पर ऐसा रौब था मानो कोई रानी हो। सिर से पांव तक गहनों से लदी हुई। चेहरा सुंदर न होने पर भी आकर्षक था। शायद मैं उन्हें कहीं और देखती तो मुंह फेर लेती। गर्व की जीती जागती मूर्ति थी। वो बाहर जितनी कठोर, अंदर उतनी ही दयालु थी। घर कोई चिट्ठी लिखी? ये सवाल उन्होंने कुछ हिचकते हुए किया। मैंने कहा, हाँ, लिखी थी। कोई लेने आ रहा है? जी नहीं, न पिताजी अपने पास रखना चाहते हैं, न ससुर जी। तो फिर क्या? अभी तो यहीं पड़ी हूं। तो मेरे घर क्यों नहीं चलती? अकेले तो इस घर में मैं न रहने दूंगी। खुफिया के 2 आदमी इस वक्त भी डटे हुए हैं। मैं पहले ही समझ गई थी, दोनों खुफिया के आदमी होंगे। ज्ञान बाबू ने पत्नी की ओर देखकर मानो उनकी आज्ञा से कहा, तो मैं जाकर तांगा लाऊं? देवी जी ने इस तरह देखा मानो कह रही हो, क्या अभी भी तुम यहीं खड़े हो? मास्टर साहब चुपके से दरवाजे की ओर चले। ठहरो, देवी जी बोली, कितने तांगे लाओगे? कितने? मास्टर साहब घबरा गए। हाँ, कितने? एक तांगे पर 3 लोग ही बैठ सकते हैं। बक्से, बिस्तर, बर्तन क्या मेरे सिर पर जाएंगे? तो 2 लेता आऊंगा। मास्टर साहब डरते डरते बोले। एक तांगे में कितना सामान भर दोगे? तो 3 लेता आऊंगा। अरे तो जाओगे भी? जरा सी बात के लिए घंटा भर लगा दिया है। मैं कुछ कहने न पाई थी कि ज्ञान बाबू चल दिए। मैंने शर्माते हुए कहा, बहन, तुम्हें मेरे जाने से तकलीफ होगी? और देवी जी ने तेज आवाज में कहा, हाँ, होगी तो जरूर। तुम दिन में 2 बार 2-3 पाव भर आटा खाओगी, कमरे के कोने में अड्डा जमा लोगी, सिर में आने का तेल डालोगी। ये क्या कम तकलीफ है? मैंने शर्माते हुए कहा, आप तो बना रही हैं। देवी जी ने बड़ी नरमी के साथ मेरा कंधा पकड़कर कहा, जब तुम्हारे बाबूजी लौट आए तो मुझे अपने घर में मेहमान रख लेना। मेरा घाटा पूरा हो जाएगा। अब तो राजी हुई?
चलो सामान बांधो, खाटवाट कल मंगवा लेंगे। मैंने इतनी अच्छी, दयालु, मीठी बातें करने वाली औरत नहीं देखी। मैं उनकी छोटी बहन होती तो भी शायद इससे अच्छी तरह न रखती। चिंता या गुस्से को तो जैसे उन्होंने जीत लिया हो। हमेशा उनके चेहरे पर मीठी हंसी खेला करती थी। कोई बच्चा न था, पर मैंने उन्हें कभी दुखी नहीं देखा। ऊपर के काम के लिए लड़का रख लिया था, अंदर का सारा काम खुद करती। इतना कम खाकर और इतनी मेहनत करके वो कैसे इतनी तंदुरुस्त थी, मैं नहीं कह सकती। आराम तो जैसे उनकी किस्मत में नहीं लिखा था। जेठ की दोपहरी में भी न लेटती थी। हाँ, मुझे कुछ न करने देती। उस पर जब देखो कुछ खिलाने को सिर पर सवार। मुझे यहाँ बस यही एक तकलीफ थी। मगर 8 ही दिन गुजरे थे कि एक दिन मैंने उन्हीं दोनों खुफियों को नीचे बैठे देखा। मेरा माथा ठनका। ये बदमाश यहाँ भी मेरे पीछे पड़े हैं। मैंने तुरंत बहन जी से कहा, वे दोनों बदमाश यहाँ भी मंडरा रहे हैं। उन्होंने बेफिक्री से कहा, कुत्ते हैं, फिरने दो। मैं चिंतित होकर बोली, कोई झमेला न खड़ा करें। वो उसी बेपरवाही से बोली, भौंकने के सिवा और क्या कर सकते हैं। मैंने कहा, काट भी तो सकते हैं। वो हंसकर बोली, इसके डर से कोई भाग तो नहीं जाता ना। मगर मेरी दाल में मक्खी पड़ गई। बार बार छत पर जाकर उन्हें टहलते देख आती। ये सब मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? आखिर मैं अंग्रेजों का क्या बिगाड़ सकती हूँ? मेरी औकात ही क्या है? क्या ये सब इस तरह मुझे यहाँ से भगाने पर तुले हैं? इससे उन्हें क्या मिलेगा? यही तो ना कि मैं मारी मारी फिरूं। कितनी नीच सोच है। 1 हफ्ता और गुजर गया। खुफिया ने पिंड न छोड़ा। मेरी जान सूखती जाती थी। ऐसी हालत में मुझे यहाँ रहना सही नहीं लगता था, पर देवी जी से कुछ न कह सकती थी। एक दिन शाम को ज्ञान बाबू आए तो घबराए हुए थे। मैं बरामदे में थी, परवल छील रही थी। ज्ञान बाबू ने कमरे में जाकर देवी जी को इशारे से बुलाया। देवी जी ने बैठे बैठे कहा, पहले कपड़े वपड़े बदलो, मुंह हाथ धो, कुछ खाओ, फिर जो कहना है सो कह देना। ज्ञान बाबू को सब्र कहा। पेट में बात की गंध तक न पचती थी। विनती से बुलाया, तुमसे उठा नहीं जाता, मेरी जान आफत में है। देवी ने बैठे बैठे कहा, तो कहते क्यों नहीं? क्या कहना है? यहां आओ। क्या यहां कोई और बैठा हुआ है? मैं वहां से चली। बहन ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं जोर करने पर भी न छुड़ा सकी। ज्ञान बाबू मेरे सामने न कहना चाहते थे, पर इतना सब्र भी न था कि जरा देर रुक जाते। बोले, प्रिंसिपल से मेरी लड़ाई हो गई। देवी ने बनावटी गंभीरता से कहा, सच? तुमने उसे खूब पीटा ना? तुम्हें दिल लगी सोचती है यहां नौकरी जा रही है। जब ये डर था तो लड़े क्यों? मैं थोड़े ही लड़ा, उसी ने मुझे बुलाकर डांटा। बेकसूर हो, अब तुमसे क्या कहूं? फिर वही पर्दा। मैं कह चुकी ये मेरी बहन है। मैं इससे कोई पर्दा नहीं रखना चाहती। और जो इन्हीं के बारे में कोई बात हो तो? देवी जी ने जैसे पहेली बूझकर कहा, अच्छा समझ गई, कुछ खुफियों का झगड़ा होगा। पुलिस ने तुम्हारे प्रिंसिपल से शिकायत की होगी। ज्ञान बाबू ने इतनी आसानी से अपनी पहेली का बूझा जाना स्वीकार न किया। बोले, पुलिस ने प्रिंसिपल से नहीं, हाकिम जिला से कहा। उसने प्रिंसिपल को बुलाकर मुझसे जवाब तलब करने का हुक्म दिया। देवी ने अंदाज से कहा, समझ गई। प्रिंसिपल ने तुमसे कहा होगा कि उस औरत को घर से निकाल दो। हाँ, यही समझ लो। ज्ञान बाबू ने 1 हफ्ते बाद फिर आकर मुझसे पूछा, तुम यहाँ क्यों आई? मैंने कहा,
तो तुमने क्या जवाब दिया? अभी कोई जवाब नहीं दिया, वहां खड़े खड़े क्या कहता। देवी जी ने उन्हें आड़े हाथों लिया। जिस सवाल का एक ही जवाब हो उसमें सोच विचार कैसा? ज्ञान बाबू सिट पिटाकर बोले, लेकिन कुछ सोचना तो जरूरी था। देवी जी की त्योरियां बदल गईं। आज मैंने पहली बार उनका ये रूप देखा। बोली, तुम उस प्रिंसिपल से जाकर कह दो कि मैं उसे किसी तरह नहीं छोड़ सकता, और ना माने तो इस्तीफा दे दो। अभी जाओ, लौटकर हाथ मुंह धोना। मैंने रोककर कहा, बहन मेरे लिए। देवी ने डांट लगाई, तू चुप रहे नहीं तो तेरे कान पकड़ लूंगी। और तू क्यों बीच में कूदती है? रहेंगे तो तेरे साथ रहेंगे, मरेंगे तो तेरे साथ मरेंगे। मैं इस अनाड़ी को क्या कहूं? आधी उम्र बीत गई और बात करना ना आया। खड़े क्या सोच रहे हो? तुम्हें डर लगता हो तो मैं जाकर कहूं। ज्ञान बाबू ने खिसिया कर कहा, तो कल कह दूंगा। इस वक्त वहां कौन होगा कौन जाने। रात भर मुझे नींद नहीं आई। बाप और ससुर जिसका मुंह नहीं देखना चाहते उसका इतना आदर, राह की भिखारिन का ये सम्मान। देवी तो सचमुच देवी है। दूसरे दिन ज्ञान बाबू चले तो देवी ने फिर कहा, फैसला करके आना, ये ना हो कि फिर सोचकर जवाब देने की जरूरत पड़े। ज्ञान बाबू के चले जाने के बाद मैंने कहा, तुम मेरे साथ बड़ी नाइंसाफी कर रही हो बहन जी। मैं ये कभी नहीं देख सकती कि मेरे कारण तुम्हें ये मुसीबत झेलनी पड़े। देवी ने मजाक से कहा, कह चुकी या और कुछ कहना है? कह चुकी, मगर अभी बहुत कुछ कहूंगी। अच्छा बता, तेरे पति जेल क्यों गए? इसीलिए तो कि स्वयं सेवकों का सत्कार किया था। स्वयं सेवक कौन है? ये हमारी सेना के वीर हैं जो हमारी लड़ाइयां लड़ रहे हैं। स्वयं सेवकों के भी तो बाल बच्चे होंगे, माँ बाप होंगे, वो भी तो कोई कारोबार करते होंगे। पर देश की लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया है। ऐसे वीरों का सत्कार करने के लिए जो आदमी जेल में डाल दिया जाए, उसकी पत्नी के दर्शन से भी आत्मा पवित्र हो जाती है। मैं तुम पर एहसान नहीं कर रही हूं, तू मुझ पर एहसान कर रही है। मैं इस दया सागर में डुबकियां खाने लगी। बोलती क्या? शाम को जब ज्ञान बाबू लौटे तो उनके चेहरे पर जीत की खुशी थी। देवी ने पूछा, हार के जीत? ज्ञान बाबू ने अकड़ कर कहा, जीत। मैंने इस्तीफा दे दिया तो चक्कर में आ गया। उसी वक्त हाकिम जिला के पास गया। वहां न जाने मोटर में बैठकर दोनों में क्या बातें हुई। लौटकर मुझसे बोला, आप पॉलिटिकल जलसों में तो नहीं जाते? मैंने कहा, कभी भूल कर भी नहीं। कांग्रेस के मेंबर तो नहीं है। मैंने कहा, मेंबर तो क्या, मेंबर का दोस्त भी नहीं। कांग्रेस फंड में चंदा तो नहीं देते। मैंने कहा, फूटी कौड़ी भी कभी नहीं देता। तो हमें आपसे कुछ नहीं कहना है, मैं आपका इस्तीफा वापस करता हूं। देवी जी ने मुझे गले लगा लिया और इसी मोड़ पर यह सुंदर सी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। मुश्किल वक्त में अच्छाई उस दीपक की लौ की तरह होती है जो हमें रात के घने अंधेरे में भी दूर से ही दिखाई दे जाती है और अपनी ओर खींचती है। वैसे ही जब हर तरफ हमें गलत होते हुए दिखता है, बुराई दिखाई देती है, अन्याय दिखता है, तो उस समय एक छोटा सा नेक काम भी हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। वही इस कहानी में भी दिखाया गया है कि स्वयं सेवकों का सत्कार करने जैसे छोटे से काम ने भी न सिर्फ उस आदमी बल्कि उसकी पत्नी को भी औरतों के सामने पूजनीय और आदरणीय बना दिया था। आजादी की जंग एक ऐसा जुनून थी, एक ऐसी तपस्या थी कि इसमें अगर कोई छोटा सा भी अपना सहयोग देता तो बहुत मायने रखता था, क्योंकि केवल अपने बारे में सोचना छोड़कर
उस समय ये सरकार से दुश्मनी लेने जैसा काम होता था। यही परधर्म था, यही परोपकार था। नदी के बहाव के साथ तो सभी बह रहे थे, लेकिन जो उसकी विपरीत धारा में बह रहा था उसे तो ये सम्मान प्राप्त होना ही था। कैसी लगी आपको ये कहानी?